गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? लास्ट क्लास में हमने बैंक रिकंसिलेशन खत्म किया था। उसका कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। अब मैं आपको एक नया चैप्टर लेके जा रहा हूं। आज से समझ लो आपकी असल में अकाउंटेंसी शुरू हो जाएगी अब, जिसमें दिमाग भी ज्यादा लगेगा इस चैप्टर के अंदर और कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि मोबाइल में कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन तो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो समझ लीजिए आपका पेपर आधा घंटा पेपर आपका छूटेगा छूटेगा अप टू 15 मार्क्स का इन द फाइनल। और आप ये आपको गिल्टी ये फील होगी कि आपको आता आता पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन की आदत कैलकुलेटर से लगी हुई है मोबाइल से। और अगर आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि बेटा आप कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो, तो आप हंस के बोलते हो मम्मा मैं तो सिर्फ ना चेक कर रहा था या कर रही थी आंसर अपना। मतलब तुम अपने आप को खुद धोखा दोगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब जो ये चैप्टर स्टार्ट हुए हैं इसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशंस है, तो प्लीज प्लीज मोबाइल पे भी कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा। करोगे अपने आप को धोखा दोगे, मुझे धोखा नहीं दोगे। कल को पेपर नहीं हुआ तो मैं जिम्मेवार इस चीज का नहीं हूं कि सर मेरा पेपर आते आते छूट गया। चाहे सवाल 4 के 2 ही करो, पर बिना कैलकुलेटर की हेल्प से। क्योंकि कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी। सर आंसर आ गया, मजा आ गया सर। आप तो कहते डेप्रेशन बहुत टेढ़ा चैप्टर है, भाई तो हमसे हो गया। पर तुमने ये नहीं देखा कि मेरे लास्ट एक्सपीरियंस है कि तुमने जो कैलकुलेशन करी डेप्रिसिएशन में, वो करी आपने कैलकुलेटर की हेल्प से, मोबाइल के। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में तो आदमी पजल हो जाता है, और कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो आदमी वैसे हाइपर हो जाता है। तो अभी से स्टार्टिंग से ही अपनी कैलकुलेशंस को बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से चलो। आप मोबाइल में कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। आज तक मैंने आपको ये स्टेटमेंट नहीं दी थी, क्योंकि अभी तक इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपको मैं एडवांस में ही अलर्ट कर रहा हूं कि इस चैप्टर से आपको लगेगा कि आपके दिल में एक कमजोर बच्चा पैदा होगा कि जिससे मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं। आपको फील होगा कि मैं कैलकुलेटर यूज करूं, आपको कैलकुलेटर खींचेगा अपनी तरफ मोबाइल कि आजा मेरे से कैलकुलेशन कर ले। पर आपको अपना दिल मजबूत करना है और कैलकुलेशन की हेल्प, मतलब कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी है मोबाइल की। ऑनलाइन वालों, ये मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यस 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 सर। क्योंकि आपको कैलकुलेटर अट्रैक्ट करेगा। आपने अपनी कंट्रोल करना है ज्ञानेंद्रियों को सवाल करते वक्त। और अगर नहीं करेगा तो आप मुझे एक्सपीरियंस बताइए कि सर हम सवाल कर रहे थे और कैलकुलेटर हमारा सामने मोबाइल पड़ा था और हमें लग रहा था कि हम इस सवाल को कैलकुलेटर से चेक कर लें। आपने चेक भी नहीं करना है, अपने आप में मैनुअल चेकिंग करनी है। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। हमने बेसिक टर्म में डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेमैन में हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अब जो हम टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, जब हम टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं जैसे कि फर्नीचर। सर टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? एक बार फिर याद करा रहा हूं टर्म बेसिक टर्म्स में। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be physical, can be touched, can be seen. फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी या लैंड। नहीं, लैंड सुन ले मेरी बात सुन। लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल। बनी बात सुन, पहले मैं टेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं। बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट्स, लैंड इज आल्सो टेंजिबल एसेट्स। पर आपको रुक जाओ, बताता हूं, रुक जा, टेंशन मत ले। बट लैंड इज नो लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? इसका जवाब दूंगा मैं आपको। इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि लैंड इज ए डेप्रिशिएबल एसेट और नॉट। लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। सुन लो मेरी बात। मैंने आपको बोला कि जो डेप्रिशिएशन लगता है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पे लगता है। मैंने सिर्फ आपको टेंजिबल की डेफिनेशन बताई, और टेंजिबल में मैंने आपको बताया कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। टेंजिबल में आपने लैंड बोला, बिल्कुल ठीक बोला। बिल्डिंग बोला, फर्नीचर बोला, मशीनरी बोला, बिल्कुल ठीक बोला। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिसका ना तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ना उसे टच किया जा सकता है, ना उसे सीन किया जा सकता है, तो उसको इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो उसकी वैल्यू भी गिरती है, पर उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं किया जाता। उसके लिए हमारे अकाउंट में वर्ड यूज किया जाता है अमोर्टाइजेशन। जैसे हम एक मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट से आइसक्रीम भी बनती है,
मिल्क प्रोडक्ट से पनीर भी बनता है, मिल्क प्रोडक्ट से दही भी बनता है। मिल्क प्रोडक्ट, अबे जब दही बन गया तो लस्सी अपने आप बन गई ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं पर सबके नाम अलग अलग हैं अकॉर्डिंग टू नेचर। तो जब हम डेप्रिसिएशन की वर्ड की बात करेंगे तो वो किस पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे। जब हम अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे तो वो किस पे लगता है वो भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, पर उसके लिए वर्ड यूज किया गया अमोर्टाइजेशन। जैसे मम्मी की बहन मासी, दोनों ही बहनें हैं, एक पापा की बहन और एक मम्मी की बहन है, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं, पर हम दोनों के लिए अलग अलग रिश्ता यूज करते हैं कि नहीं करते। दोनों ही सिंपल वर्ड में अंग्रेजों के लिए दोनों ही आंटी अंकल हैं अंग्रेजों के लिए तो दोनों ही आंटी अंकल हैं। बट मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब हम डेप्रिशिएशन वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। जब हम अमोर्टाइजेशन वर्ड का बात करेंगे देन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। अब एक एसेट होती है आपकी जैसे कुएं, खान, तेल के कुएं, जो नेचुरल एसेट्स होती है, जैसे सोने की खान, कोयले की खान, माइंस। माइंस के अंदर भी आप जैसे तेल के कुएं होते हैं, ऑयल वाल होते हैं, तेल के कुएं। अब तेल के कुएं भी तो कोई जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी तो, कोयला भी तो खत्म होता है ना, जमीन से कोयला निकाला जाता है। तो अगर उसकी वैल्यू एसेट होती है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डेप्लीशन। मतलब हर चीज के लिए एक अलग वैल्यू, अलग नाम यूज किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है दक्षिता? यस सर। तो आपको ये बात समझ में आ गई, थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, कंटिन्यूस। और डेप्रिसिएशन कब कब लगता है? डेप्रिसिएशन नॉर्मल आप यूज कर रहे हो, जैसे हमारे यहाँ जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 15 साल चलती हैं, जो डीजल की गाड़ी है वो 10 साल चलती है दिल्ली के अंदर, 10 साल बाद वो जीरो हो जाती है, फिर उसकी वो स्क्रैप हो जाती है। तो ये चीजें मैं आपको थ्योरी की कुछ बताऊंगा, पर मैंने जो आपको मेन मेन बात बताई, सबसे पहली बात कि डेप्रिसिएशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट लैंड। मैं लिखता हूं लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता बताता हूं आपको मैं। दूसरा मैंने बोला अमोर्टाइजेशन, जब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिरेगी उसे हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। और जब नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू गिरेगी, जैसे कि माइंस होती है, नेचुरल रिसोर्स है, तो इसके लिए डेप्लीशन वर्ड यूज किया जाएगा। हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं? फॉर कैलकुलेट ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। और डेप्रिसिएशन आपका एक ऐसा खर्चा है जिसके लिए किसी को कैश पे नहीं करना पड़ता। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अभी मैं आपको एक एक थ्योरी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? जो एसेट्स डेप्रिशिएबल एसेट होगी। और डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है? जिसमें 3 फीचर होते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है जिसमें 3 फीचर होते हैं? नंबर 1, लिमिटेड लाइफ। नंबर 2, लाइफ मोर देन 1 ईयर। ये किताबों में कहीं नहीं लिखी हुई। अब आपको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो वहां पे प्रूफ कर दूंगा कि अगर ये कंडीशन ना लिखता तो आप मेरे को चाटे मार मार के मेरा मुंह लाल कर देते, अगर किसी के दिमाग में क्लिक कर जाता। अभी करेगा क्लिक, देखता हूं किसका मैथ्स में दिमाग ज्यादा चलता है। द थर्ड इज यूज फॉर, वो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट कौन सी होती है जिसकी लिमिटेड लाइफ हो। दूसरा लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। और तीसरा यूज फॉर, बिजनेस में यूज होती हो। जिसमें ये 3 चीजें होंगी, 3 इसमें विशेषताएं होंगी, वो एक हमारी डेप्रिशिएबल एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है। आरना राइट? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मीनाक्षी? यस सर। और ये आपने कॉपी कर लिया? ये आपने कॉपी कर लिया? करो। सर डेप्रिशिएबल एसेट्स में लैंड की तो लिमिटेड लाइफ नहीं होगी ना, वो तो अनलिमिटेड लाइफ अरे होगी। बेटा यही समझा रहा हूं, तू भैया एडवांस में या तो तूने चैप्टर पढ़ लिया है, करा दिया है क्या नो क्लास में? सर, बीआरएस चल रहा है अभी तो स्कूल नहीं में। नहीं,
आपकी बात ठीक है, पर आपने ये बात कहाँ पढ़ी? सर अभी तो आपने लैंड का एक्सेप्शन बताया ना, तो इसलिए पूछा फिर हाँ अभी मैंने। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत ले। सब कुछ बता रहा हूँ, एक्सेप्शन में कैसे बनेगी वो, यही बात है जो तूने बोली है। ये आपने नोट कर लिया। अब अगर मैं कैटेगरीज वाइज बातें करूं, मैं ये कहता हूं कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। देखिए ये चीजें मैं ऐसे ही बता रहा हूं क्योंकि जब आप अगले साल सीयू सेट का एग्जाम देंगे, हो सकता है वहां पे 11th का सिलेबस भी आ जाए। अभी तो फिलहाल 12th के ऊपर ही चल रहा था, और हमारी 1 मार्कर की थ्योरी भी, और एक एक वर्ड के ऊपर आंसर बना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम चाहे सीए फाउंडेशन का एग्जाम आगे दें, आपको कम से कम एक नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में हम कर क्या रहे हैं। खाली हमारा 11th करना ही, पास करना ही एक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट है अकाउंट्स को अच्छे से सीखना, राइट? तो नंबर 1 बताइए, अगर मैं ये बात बोलूं कि फर्नीचर इज ए डेप्रिशिएबल एसेट्स और नॉट, तो बताइए कंडीशन नंबर 1 एप्लीकेबल होती है, कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल होती है, कंडीशन नंबर 3 भी एप्लीकेबल होती है। हेंस फर्नीचर इज ए डेप्रिशिएबल एसेट्स, राइट? मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि बिल्डिंग इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। हाँ बोलिए। बिजनेस के लिए जब तू ऑफिस में क्या जमीन पे पट्टे पे बैठ के काम करेगा? वो तो घर का यूज हो गया, ड्राइंग हो गया, वो तो उस पर क्यों लगेगी? वो तेरी पर्सनल एसेट है, नहीं लगेगी। डेप्रिशिएशन लगेगी? नहीं नहीं, वो बेचने जाएगा, वो तेरा पर्सनल मैटर है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो ये कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। तो तेरी बीवी तेरी है, दूसरे की बीवी तो दूसरे की है ना। तेरी बीवी का तेरा पर्सनल मैटर है। उल्टी तरीके से समझ में आता है। आइए अब अगर मैं मशीनरी की बात करूं, इसमें तीनों चीजें सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती? मैं अगर बिल्डिंग की बात करूं, लाइफ लिमिटेड लाइफ होती है, लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, और यूज फॉर बिजनेस है। अब आ जाओ, अब अगर मैं यहां पर ये कहता हूं, अब यहां पर मैं कहता हूं लैंड, लैंड, लैंड के ये बताओ, लैंड की लाइफ लिमिटेड? आंसर इज नो। अब ये बताओ, कोई 100 गज का प्लाट घिस घिस के 50 गज का थोड़ा ना रह जाएगा। मेरी बात एक कॉमन सेंस लगा, चल मैं तो इसकी बात नहीं कह रहा। लिमिटेड लाइफ का मतलब क्या होता है? एक एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब मेरी कार है, आज मेरी कार 15 साल से ऊपर हो गई दिल्ली में, तो मेरे लिए वो खत्म हो गई, मेरे लिए वो जीरो हो गई, राइट दक्षिता? यस सर। अगर मैं एक और कॉमन सेंस कहूं कि मशीन मतलब घिस घिस के छोटी, मतलब आदमी घिस घिस के, लकड़ी घिस घिस के छोटी रह गई, या उसमें शक्ति कम हो गई। अब प्लॉट है, एक वैकेंट लैंड है, वो 100 गज का 50 गज थोड़ा ना रह जाएगा, वो कोई सुगड़ थोड़ा ना जाएगा। चलो एनीवे ये हमारा मैटर नहीं है। लैंड की जो लाइफ होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है कि नहीं होती? लैंड की लाइफ लिमिटेड, तो ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ये वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो ये बताइए, लैंड इज ए डेप्रिशिएबल एसेट और नॉट? लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज इट्स लाइफ आर अनलिमिटेड। मेरी बात समझ में आ रही है दक्षिता? अब यस सर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, रख दे बेटा यहां, स्टेपलर चाहिए? अबे स्टेपलर कहाँ है? तू ऐसे रख दे भाई, मैं कर लूंगा स्टेपलर। हाँ मुझे तेरी गंदी राइटिंग समझ आ जाती है। तो बताइए, लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज, यहां लिख लो, इट्स लाइफ आर अनलिमिटेड। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। आप जितने भी मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, किसी ना किसी पेपर में आपको मिलेगा। और अगर कहीं कल को आपसे वाइवा में कोई पूछ ले, कोई आपके घर में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाए, कोई चाचा मामा ताया, वो आपको टेस्टिंग करे कि भैया तुम्हें कुछ अकाउंट्स में आता है कि नहीं आता, वो बोले लैंड इज डेप्रिशिएबल, यस यस, तो समझ लो वो तुम्हारी झंड नहीं होगी, मेरी झंड हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। इज इट क्लियर? ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई दक्षिता? यस सर। अब आप अपनी किताब, जो भी आपके पास किताब है, उससे पहला क्वेश्चन देखना यही होगा कि लैंड इज ए डेप्रिशिएबल एसेट और नॉट, और वहां आंसर लिखा है डेप्रिशिएबल। लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज इट्स लाइफ आर अनलिमिटेड। मधोक साहब समझ आ गया? कुणाल समझ आ गया? सचदेवा साहब, सरीन साहब, आपकी मैडम ने इतनी डिटेल में बताया क्या? क्या?
तो अब ये समझ आ गया ना कि ये 3 कंडीशन होती है। अभी आपको मैं ये वाली कंडीशन भी प्रूव करूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाई लेवल में लेके जाऊंगा कि ऐसा लाइफ मोर देन 1 ईयर क्यों बना, ये भी प्रूव करूंगा अभी मैं आपको। और आप मानेंगे कि अगर ये चीजें नहीं बनाई जाती तो डेप्रेशन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाती है। अभी हम प्रूव करते हैं, 1 मिनट में मैं आपको प्रूव करता हूं। पहले बताओ ये बात समझ आ गई? अब जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट होता है। हमने एडजस्टमेंट एंट्री करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, डेप्रिसिएशन की करी थी कि नहीं करी थी दक्षिता जर्नल में? यस सर। तो ये जो जिसकी जो जर्नल बनती है डेप्रिसिएशन की, वो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? वो किस एंट्री का पार्ट होता है? एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री आपकी कहां होती है? जर्नल प्रॉपर में। भाई जिसका कोई नहीं उसका तो जर्नल प्रॉपर है कि नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए आपकी कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में चली गई, जो आपने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करा वो परचेज बुक में चली गई, जो आपने क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करा वो सेल्स बुक में चली गई, परचेज रिटर्न बुक में चली गई, सेल्स रिटर्न बुक में चली गई। और जो एंट्री कहीं ना जाए वो कहां जाती है? जर्नल। क्योंकि बिकॉज सब्सिडरी बुक का ऑब्जेक्ट क्या था कि जो हमारी जर्नल एंट्री न्यूमरस में थी उसे हमने कम कर दिया, कैसे नहीं कर दिया था? तो ये बताइए अब जर्नल प्रॉपर में क्या क्या एंट्री आई थी? मैंने आपको बोला था ओपनिंग एंट्री आती है, एडजस्टमेंट एंट्री जितनी भी है वो कहां आएंगी? जर्नल प्रॉपर में आएंगी। दक्षिता मेरी बात समझ में आ रही है? नाक्षी यस सर। इवन Yes, जो हम जो sir. रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री का चैप्टर करेंगे वो भी एंट्री कहां आएगी? जर्नल प्रॉपर में। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ आर एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आर एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। ओपनिंग एंट्रीज जर्नल प्रॉपर। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 एंट्रीज, 2 एग्जांपल ऑफ जो एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में होती है, तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितने सारे एग्जांपल मैंने दे दिए आपको। आप फटाफट आंसर दे सकते हैं और बताइए आपको ये आंसर समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन के साथ? दक्षिता, इनाक्षी, सचिन, यस सर। गुरांग, Yes, sir. गुरांग, Yes, sir. गुरांग समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आइए अब ये जो जर्नल एंट्री बनती है कहाँ बनती है? जर्नल प्रॉपर में। हालांकि हम जर्नल प्रॉपर नहीं लिखते, लिखते जर्नल ही है। और ये कब डेप्रिसिएशन कब लगाया जाता है? एट दी एंड ऑफ ईयर, एट दी एंड ऑफ ईयर, एट दी एंड ऑफ ईयर। और आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? आपका एक अकाउंट इफेक्ट होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक अकाउंट इफेक्ट होगा एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन आपका कौन से हेड में आएगा? एक्सपेंसेस के हेड में आएगा। पर आपको एक चीज याद रखनी है, डेप्रिसिएशन एक ऐसा आपसे पूछे इन जर्नल कि अकाउंट्स में ऐसा कौन सा खर्चा है जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, द डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज ए, नोट में लिख लो, ये बड़ा काम आएगा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस। बेटा दक्षिता, आप जब मैडम करा रही है आपसे वहां बैंक रिकंसिलिएशन का जवाब दे पा रहे हो आप वहां? यस सर। थोड़ा सा पॉजिटिव मैडम की फेवर में कुछ तेरे पॉइंट्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? यस सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा क्वेश्चंस करने में। हाँ, अब मतलब मैडम को भी लग रहा है कि हाँ भाई अब ये दक्षिता पहले से बदल गई है। यस सर। ओके, तो डेप्रिसिएशन इज ए, नोट क्या है यार, कैश इज नहीं, डेप्रिसिएशन क्या लिख दिया मैंने जल्दबाजी में। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस। आरना समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल, हम एक एक चीज को लेके चलेंगे। और एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? डेबिट। एसेट आपकी क्या है? मशीनरी आपकी क्या है? मैं मशीनरी की बात कर रहा हूं। मशीनरी आपकी एसेट है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, गिर गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास बनेगी? एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी एंट्री बनेगी, एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी एंट्री बनेगी 31 मार्च, 31 दिसंबर
या 31 मार्च, अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग पीरियड, अकॉर्डिंग टू योर अकाउंटिंग पीरियड आपकी जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बताइए इनाक्षी, यहां तक ये बात समझ में आ गई? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ तू जा, तू मुझे बस फोटो खींच दीजिए, बस क्या कह रहा है, दे देगा वो? अच्छा आइए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब जर्नल एंट्री भी मिल गई, जर्नल एंट्री भी मिल गई, डेट भी मिल गई। हाँ जी 3364, हाँ हाँ मेन रोड पे ही है। डेट भी मिल गई, जर्नल एंट्री मिल गई। अब क्या है दक्षिता, क्या रह गया? अमाउंट। अमाउंट। अमाउंट यही चैप्टर में हमने पढ़ना है, इस चैप्टर में हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हाउ टू कैलकुलेट, ये चैप्टर का हमारा पूरा है कि कौन कौन से तरीके हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, और प्लस उसके साथ उस एसेट का अकाउंट बनाना, उस एसेट का अकाउंट बनाना। मेरी बात समझ में आ रही है इनाक्षी? यस सर। मतलब हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे? हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अरे भाई जल्दबाजी में यही लिखा है, पहला क्वेश्चन ही आ गया कि नहीं? हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आपके 11th क्लास में सिर्फ 2 ही मेथड है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के काफी तरीके हैं, पर हमारे 11th क्लास में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और इसको बोला जाता है मेथड ऑफ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। साथ साथ नोट करते रहो, इसे हम बोलते हैं, भाई बात को कर रहा है दर्श, एक को उठाया तेरे को भी उठा दूंगा मैं यहां से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये 3 नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला गया एसएलएम मेथड, दूसरा है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और तीसरा इसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। राइट तुषार? दूसरे वाले का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WDV मेथड, और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, दोनों के 3 नाम है प्रांशु अरोड़ा। फर्स्ट का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। गुड इवनिंग आयुषी बेटा, लेट हो गए आप? यस सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब आपको 20 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी पहले की, ओके सर। इंट्रोडक्शन की। आप इतने में ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ये कॉपी कर लीजिए बेटा। हम लोग कुछ थ्योरी ज्यादा नहीं करते रिद्धि है? क्यों नहीं कराता? दो यार,
ये तो तू मेरे पर तोहमत लगा रहा है। हाँ जी, यूटी जनवरी में है। ओ भाई, क्या कह रही थी? अच्छा, वो वीडियो देखी होगी ना? अच्छा, करी थी तुमने? स्कूल ग्रुप पे सेंड कर दी थी? मजा आ गया। आइए आइए, मेरी बात सुनिए बेटा। अब आप इन आयुषी कॉपी कर लिया बेटा ये? Yes. बेटा हम अमाउंट ऑफ, हमने जर्नल एंट्री सीखी थी जर्नल के अंदर की, जो हमारी डेप्रिशन निकाला जाता है वो एट द एंड ऑफ ईयर निकाला जाता है, और ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट होता है। आयुषी, Yes, sir. अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, पर 11th में हमारे 2 ही मेथड हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, या जिसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसका तीसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा मेथड नंबर 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे WDV मेथड भी बोला जाता है, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी बोला जाता है, और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी बोला जाता है। राइट राइट आयुषी? Yes, sir. अब हम एक एक करके आज हम कर रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, या मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं इसका परचेज कॉस्ट, जो हमने जिस रेट पे हमने एक्वायर की थी। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिस रेट पे मैंने ये खरीदी थी, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल कॉस्ट, लेस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू। मान लो मशीन खत्म हो गई, अब उसकी कोई कबाड़ की भी कोई वैल्यू है कि नहीं है, स्क्रैप की भी कोई वैल्यू है कि नहीं है? राइट आयुषी? राइट दक्षिता? Yes, sir. तो स्क्रैप वैल्यू, या उसे क्या बोला जाता है, रेजिडुअल वैल्यू, एट द एंड ऑफ वैल्यू एट द एंड ऑफ एसेट, जब समाप्त हो जाए, डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, हाँ जी, हाँ एवरी ईयर लगता है। डेप्रिसिएशन द कंटिन्यू प्रोसेस, तो आप प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को आप वायलेट करते हो। सिंपल सी बात है, अगर आप डेप्रिसिएशन हर साल नहीं लगाते तो आप प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को वायलेट करते हो। इससे आपका ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट नहीं आएगा। पढ़ाई तो बेटा रेगुलर करनी पड़ती है, नहीं तो निकम्मे कहलाओगे। इनाक्षी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब मैंने जो आपको बात बोली, लाइफ मोर देन 1 ईयर, इधर देखो रिद्धि जरा, अभी मैंने बोला लाइफ मोर देन 1 ईयर। अभी देखो एक चीज बताता हूँ, एक सिंपल, अभी मैं डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा। मान लीजिए मैंने एक एसेट 10 लाख रुपए की खरीदी, उसकी स्क्रैप वैल्यू लेट से 50,000 रुपए थी, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल की थी। तो इसका मतलब एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9.5 लाख डिवाइड बाई 10 रुपीज 95,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। यस और नो दक्षिता? Yes, sir. तो इसका मतलब पहले साल में भी 95, दूसरे साल में भी 95, तीसरे साल में भी 95, चौथे साल में भी 95, पांचवें साल में भी 95, छठे साल में भी 95, सातवें साल में भी 95, आठवें साल में भी 95, नौवें साल में भी 95, 10वें साल में भी 95। फिक्स्ड एक सेम अमाउंट लग रहा है, लग रहा? तो बताइए इसे मैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? दक्षिता यस और नो? Yes, sir. और ये डेप्रिसिएशन मैंने किस पे निकाला? उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाला, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है।
आर ना यस और नो? इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अगर हम पूरे साल यूज करते हैं तो सेम ईयर टू ईयर आपने देखा 10 साल तक 95 95 95 95 95 लगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट है कि नहीं है, तो इसलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी पड़ा। राइट दक्षिता? Yes, sir. राइट इनाक्षी, आयुषी, Yes, sir. गुरांग, Yes, sir. सचिन, आनंद? यस सर। हाँ बोलो मेहता साहब। तुम्हारे लिए हाँ लगेगा लगेगा, यूज करो या ना करो। हाँ डेप्रिसिएशन है कंटिन्यू प्रोसेस। तू गाड़ी लेके आ, खड़ी रख 15 साल, 15 साल जब उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तू दिल्ली में चला के दिखा दे, तेरे चांट लगेंगे मुंह पे इतने। और आज की डेट में तो पता है क्या हो गया है, एमसीडी वालों को ऑथराइज कर दिया, इवन पड़ोसियों को ऑथराइज कर दिया है कि अगर आपके कॉलोनी में कोई गली में कोई गाड़ी खड़ी है, आप उसकी फोटो भेजिए, एमसीडी वाले आप पे पेनल्टी भी लगाएंगे और आपकी गाड़ी जब्त करके ले जाएंगे। हाँ जी, अब आप बोलिए, बोलिए क्वेश्चन। आज आपने गाड़ी खरीदी, 1 साल हुआ उस गाड़ी को, उससे पहले बेच दिया आपने। हाँ जी, हाँ जितने महीने यूज करी, जितने दिन यूज करी। तोबा तोबा, क्या तू शोरूम से गाड़ी निकाल के ला 10 साल, अभी तू गाड़ी निकाल के ला 10 लाख की, 4 दिन बाद तू उसे बेच के दिखा दे, तू 10 लाख की, तेरे को 9 लाख ही मिलेंगे। तूने पंजा, तूने स्टीयरिंग, तूने मतलब सेल्फ ऑन किया, सेल्फ ऑन करते ही डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जैसे तेरे नाम पर हुआ, जैसे शोरूम से गाड़ी बाहर निकलेगी उस दिन से डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगा। मानता कि तू बता, अगर तू किसी से पुरानी गाड़ी लेगा तो तू कह, उसने कहा यार मैंने 2 दिन पहले खरीदी थी, तू कहेगा सर मैंने तो 10 किलोमीटर नहीं चलाई, तू कहेगा भैया मुझे तो 2 लाख रुपए सस्ती चाहिए। क्यों? तेरी आरसी में सेकंड ओनर आएगा कि नहीं आएगा? पहला ओनर कौन था? जिसने भी खरीदी थी। समझ आ गई तेरे को? और कुछ होता वो ट्यूसडे वाले बैच में होता तुझे और कुछ भी समझाता मैं। हाँ मेरी बात यहाँ पर इनाक्षी, आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो यानी कि यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये मैंने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकाला 95, तो ये बताइए फर्स्ट ईयर में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 95। ये उतारने की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर में भी कितना रहेगा? 95। थर्ड ईयर में भी कितना लगेगा? 95। फोर्थ ईयर में भी कितना लगेगा? 95। कंटिन्यू चलता रहेगा। और 10 ईयर में कितना लगेगा? 95। उसके बाद आपकी जो मशीनरी की वैल्यू होगी, मशीनरी की जो बुक वैल्यू होगी आफ्टर 10 ईयर, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे नहीं लिख रहा, मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैंने बोला तो है कि 10 बार नहीं लिखना, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये बताओ एक जैसा अमाउंट लग रहा है, लग रहा? तो इसलिए इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। और ये डेप्रिसिएशन हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया, इसलिए इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। अगर आप मशीन कोई कार खरीदते हो, अगर आप यूज करो ना करो, हाँ आपको एक बात नॉलेज के लिए बता सकता हूं, जो आपने मेहता साहब मेरे से पूछा, हम फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बट अगर हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पर डेप्रिसिएशन उस दिन से चालू होता है जब पुट टू यूज होती है। पुट टू यूज जिस दिन से मैंने यूज करनी शुरू करी, इनकम टैक्स में वहां से डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर सेक ऑफ नॉलेज, जो आपने पूछा मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। और बोलिए, नहीं तो आपकी आत्मा भटकती रहती। कोई आपका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाचे का लड़का होता तो कहता पुट टू यूज। ये क्या होता है? पुट टू यूज का मतलब होता है जिस दिन से आपने मशीन को यूज करना शुरू करा। इनकम टैक्स वहां से डेप्रिसिएशन लगाता है। इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो तुम्हारे मतलब के नहीं है, हम आपको बताते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब रिद्धि, मैंने यहां पर आपको एक बात बताई, लाइफ मोर देन 1 ईयर की, लाइफ मोर देन ईयर 1 ईयर, लाइफ मोर देन 1 ईयर की बात करी। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने कोई एक एसेट 1 लाख रुपए की खरीदी, 1 लाख रुपए खरीदी, और मैं कहता हूं इसकी लाइफ जो है वो क्या है? हाफ ईयर है। हाफ ईयर है बोल सकता हूं ना, अभी जैसे इसने बोला हाफ ईयर थी जी।
अब ये बताओ, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना चाहता हूं, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं मैं, तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट कितनी ली मैंने बेटा? 1,00,000। स्क्रैप वैल्यू मुझे नहीं दी हुई तो मैं क्या मानूंगा? निल। डिवाइड बाय लाइफ कितनी थी? हाफ ईयर। तो ये बताओ यार, कोई एसेट 1,00,000 की 2,00,000 कैसे घट सकती है? हाँ। मेरी बात दक्षिता, अनाक्षी, आयुषी समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, अगर मैं sir. इसे सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो ये बताइए 1,00,000 की चीज 2,00,000 कैसे घिस सकती है? तो लाइफ मोर देन 1 ईयर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ जी। 6 मंथ, मैंने क्या लिखा? एस्टिमेटेड लाइफ, लाइफ ऑफ ईयर्स लिखा है, ईयर्स में लिया है मैंने। तो हाफ 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर होगा कि नहीं होगा बेटा? इज इट क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला, लिमिटेड लाइफ। चलिए मैं यहां पे एक बात करता हूं, 1,00,000 माइनस निल, और अनलिमिटेड लाइफ का मतलब क्या है? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी को सॉल्व करके दिखा दो तुम, आज तक तो किसी ने किया नहीं। रीजन समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? 11th के लेवल पे ये लॉजिक कोई नहीं समझाएगा, पर आपको कम से कम नॉलेज, इनाक्षी, आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. मैंने बोला डेप्रिशिएबल एसेट इज वो एसेट जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। तो ये बताइए, मोर देन 1 ईयर नहीं होती तो 1,00,000 की चीज 2,00,000 घटती? हाउ इज पॉसिबल? मैंने बोला लिमिटेड लाइफ है, अगर अनलिमिटेड लाइफ होती तो वो इनफाइनाइट हो जाता, नहीं हो जाता? तो 1/इन्फिनिटी का आज तक मैथ्स में सॉल्यूशन तो बना नहीं, हम अकाउंट्स वाले कहां से ढूंढ लेंगे? हर चीज के लिए बेटा अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर एक बेस पे है, नहीं तो एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं यहां पर, जो कहते करते कुछ नहीं, बस उंगली करते हैं, वो बुल्ली करते हैं अकाउंटेंट को। तो इसलिए उनका समस्या ही खत्म कर दी। ये मैथ नहीं है कि एक्स मान लो टी को, टी मान लो पी को, या ये नहीं है ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो सी बराबर ए के हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ जो भी बात है लॉजिकली है, और लॉजिक मैंने तुम्हें प्रूव कर दिए कि नहीं कर दिए? और तुम्हें अगर कोई 11th क्लास में इतना लॉजिक बता दे, तुम जो कहोगे हार जाऊंगा मैं। अरे बात थक, साला ताली मारने लग जाएगा हर बार। ये सिर्फ टीटीएस के बैच में तालियां बजती हैं, यहाँ नहीं बजती। यहाँ सारे सिंसियर बच्चे हैं, बेवकूफ तो सारे मंगलवार वाले में सारे बंदर बैठे हुए हैं मेरे पास, उछलते रहते हैं वो। है? हाँ तो कोई बात नहीं, लाइफ मोर देन 1.2 ईयर हो जाएगा तो 1.5 लिखेगा ना, तो लाइफ मोर देन 1 ईयर हो गई कि नहीं हो गई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सरीन साहब, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये? आइए इनाक्षी, आयुषी, ये बात समझ में आ गई कि जो मैंने ये बात बोली थी, ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी कि नहीं कर दी? Yes, sir. लिमिटेड लाइफ, लाइफ मोर देन 1 ईयर, आरना समझ में आ गया? अब जो मैंने आपको अमाउंट बताया, हाउ टू कैलकुलेट, ये लग गया। अब आपको पता है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये भी बात, मेरी बात समझ में आ गई? बुक वैल्यू की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बेसिक टर्म्स में मैंने आपको बताया था, इसकी प्रॉपर आपको वैल्यू पता लगेगी आपको 15वें चैप्टर में, जो आपकी किताब का ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब मैं आपको सिर्फ 3 साल के अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। आपको पहले जर्नल सिखाऊंगा। मैं कहता हूं मैंने एक सवाल बनाया, यही सवाल बनाता हूं मैं, नहीं तो सवाल क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं हम, हरे रामा, अबे रुक जा अंकल, रुक जा, रुक जा। मुझे पहले समझाने दे। भाई कहाँ चला गया चैप्टर? हाँ जी आ गया जी।
डेप्रीसिएशन। आ गया, स्क्रीन पे आ गया बेटा। तो देखिए, अब जो भी चीजें मैंने बताई वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, वीडियो को दोबारा देख लेना। क्या लिखा है? डिक्रीज, बेटा बात नहीं इना बेटा आरना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट्स, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, यूसेज, टाइम, वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेंस। किस वजह से डेप्रेशन लगता है? यूज करते रहो। अब आप ये बताइए, आज आप नोकिया का फोन यूज करेंगे क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? ऑब्सोलेंस हो गई है कि नहीं हो गई? तो आपके घर पे जिसने भी उस टाइम नया फोन लिया था वो 1 साल में मट्टी हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उसने एंड्रॉयड के अंदर अपने आप को अपडेट नहीं करा। तो कंपनियां जो क्या करती हैं, अगर ऑब्सोलेंस भी क्या है, डेप्रेशन, आप बताओ डेप्रेशन हो गया कि नहीं हुआ? उस साल में आपका जो मोबाइल था वो जीरो हो गया कि नहीं हो गया? या आज आपके माँ बाप कहें, आप कहो सर मुझे तो ना बढ़िया फोन चाहिए, और आप मम्मी अपना वही 15 साल पुराना नोकिया फोन तुम्हें दे दे, तुम कहोगे मैं अपने बाल नोच लूंगा या नोच लूंगी, मैं ये फोन यूज नहीं करूंगी। राइट? आयुषी, मेरी बात समझ में आ रही है? तो Yes, मैंने sir. आपको ये भी बताया कि डेप्रेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है? फिक्स टेंजिबल एसेट्स के लिए। राइट? अब आप देखो यहां दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया? जो मैं निशान लगा रहा हूं वो देना है, जो मैंने आपको समझाया आज की डेट में। इनाक्षी, आयुषी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. हाँ हाँ, वो तरीका वही है, नाम चेंज है। तीसरा मैंने आपको बताया डेप्लीशन, क्योंकि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एक्सट्रैक्शन, जो हम खानों में से कोयला निकालते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? वो भी तो खत्म होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज नोन एज माइंस, ऑयल वेल्स, एक्सेट्रा। समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप इन तीनों की डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्लीशन और ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मींस इट मींस समथिंग इज आउट ऑफ फैशन और आउटडेटेड। फॉर एग्जांपल, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू इनोवेशन और इंप्रूव टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम यहां पर अगर एक एग्जांपल लेके चलें तो हमारा करंट नोकिया के फोन्स अब आउटडेटेड हो गए कि नहीं हो गए? ऑब्सोलेंस। ब्लैकबेरी, यस, एक एग्जांपल ब्लैकबेरी का भी आया। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है सचदेवा साहब? इनाक्षी, गुरांग, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Sir, queries क्या होता है? हाँ जी, Depletion में queries क्या होता है? माइंस हो गई खान, ये हो गए अच्छा, तेल के ठीक है. कुएं। एक मिनट यार, मैं भी सर्च कर लेता हूँ क्वेरीज, देखता हूँ बेटा, अभी रुक जा। सर क्वेरीज जहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो जगह का नाम होता है खादान बेटा, इसका भी क्वेरीज। खादान, वहाँ जहाँ से मिनरल्स मिलते हैं, खादान बोलते हैं इनको बेटा हिंदी में। Okay, sir. जैसे एक चीज बताऊं, इधर देख, ये तो कोई कोयले की खान, ये भी एक तरह क्वेरीज, जस्ट लाइक एक नेचुरल रिसोर्सेज का एक चीज होती है बेटा। अब जैसे लोग सोना निकालते नहीं निकालते, Yes, sir. तो ये जस्ट लाइक खदान ही है ये। जैसे कोयले की खान, माइंस और एक दूसरे का एक तरह से दोनों शायद सब्स्टिट्यूट वर्ड है कि नहीं है आयुषी? कौन से सर? मैं ये कह रहा हूं कि माइंस एंड क्वेरीज जो है दोनों आपस में इंटर रिलेटेड सब्स्टिट्यूट वर्ड हैं एक दूसरे के, ये हाँ सर, होने चाहिए। होने चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही नेचुरल रिसोर्स से मिल रहे हैं ना। यस सर। इनाक्षी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आइए अब डेप्रिशन वर्ड कैसे बना? डी प्लस प्रिएशन, डी प्लस
डी का मतलब डिक्रीज, और प्रीशन का मतलब इन प्राइस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? डेप्रीसिएशन का इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद, वर्ण विशेष अलग होता है, संधि विच्छेद होता है ये वर्ण विशेष है। भाई मेरी हिंदी कमजोर है? नहीं, ये वर्ण विशेष है या संधि विशेष है यार? चलो छोड़ो। आइए, डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या करेक्टर होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बोला, इधर देखो, डेप्रिसिएशन ऑलवेज इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ ओनली फिक्स्ड टेंजिबल एसेट एक्सेप्ट लैंड बिकॉज इट अनलिमिटेड लाइफ। पढ़ते चले जाओ ये। इट्स फॉल इज ऑलवेज ग्रेजुअल। द फॉल ऑफ द परमानेंट करेक्टर इट्स कैन नॉट बी recouped afterwards. Depreciation is a continuous process and does not matter whether assets are put to use during the period or not. तेरी वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये कहता है कि भैया एसेट ले ली है, चाहे यूज कर, लगेगा लगेगा। डेप्रिसिएशन इन द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड नॉट द मार्केट वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। डेप्रिसिएशन द रिजल्ट ऑफ यूसेज ऑफ एसेट, पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेंस। द एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन may not precious, instead it may be arbitrary. Personal judgment plays a vital parts of determining the life of asset of the business. ये तो चल बला बला, ये कुछ नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, जो मुद्दे की बात है वो तो ये वाले है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है आपके। एक साथ छोड़ के बाकी तो है कि नहीं है? मेरी बात दोनों पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? और हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? हम डेप्रिसिएशन है, पता नहीं भाई, कुछ भी आ सकता है भाई, मैं कुछ भी करा रहा हूं, कुछ भी आ सकता है। अब डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था कि अगर आप किसी साल का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपके उस साल के सारे रेवेन्यू को उस साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट कर दोगे, और अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेट हो गया तो आपका ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट नहीं आएगा। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कंसिस्टेंसी भी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो ये देखिए, द कैलकुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन बेस्ड अपॉन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल एंड कॉस्ट प्रिंसिपल। कैसा है कॉस्ट प्रिंसिपल? क्या कहता था इसकी? कॉस्ट माइनस, कि आप जो वैल्यू दिखाते हो बैलेंस शीट के अंदर, वो कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू पे दिखाते हो कि नहीं दिखाते? जिसमें उस कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। जब हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने आपको ये समझाया था उस वक्त कि जो आप एसेट खरीदते हो, फिक्स एसेट, उसको उसी की वैल्यू पे लेना जिस रेट पे आपने कॉस्ट पे लिया, मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना। बट अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। आपकी जो एसेट की वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जाती है, वो कौन सी वैल्यू भी दिखाई जाएगी? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसमें से जो डेप्रिसिएशन लग गया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, दैट इज योर कॉल्ड बुक वैल्यू, वो आपकी बुक्स में दिखाई जाएगी। तो आपका कॉस्ट प्रिंसिपल है कि नहीं है? वो मेरी बात इनाक्षी समझ आ रही है? यस सर। तो आपको आयुषी, दक्षिता, यस सर। अब अगर मैं आपको यहां पर एक बात समझाऊं, यहां मैंने एक चीज समझाई आपको। मैंने एक एसेट अभी कितने की ली थी दक्षिता? मैंने एक एसेट अभी कितने की ली थी? 1 लाख। 10 लाख की ली थी। एसेट मैंने लिए, मान लो एक मैंने मशीनरी परचेज करी। अरे मशीनरी ले ले भाई, मशीनरी मैंने परचेज करी 10 लाख की, और इसकी जो लाइफ थी वो कितनी थी? 10 ईयर्स। और इसकी रेजिडुअल वैल्यू
after 10 year is rupees 25,000, राइट। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा आपको, मैं ये समझा रहा हूं। तो जब आप फर्स्ट ईयर की बुक्स बनाएंगे, जब आप फर्स्ट ईयर की बुक्स बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी नहीं है, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और लिखा हुआ है कि कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन जो लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की एंट्री बना के दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी होती है, क्योंकि 19वें चैप्टर में हम ये बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मुझे बनानी है, ये बताओ, ये चीज नोट करो पहले आप। और मैंने ये मशीनरी परचेज करी 1/4/21 को, और बुक्स मेरी बंद हो रही हैं, बुक्स आर क्लोज्ड 31st March every year, 31st March every year। हमें जो इस चैप्टर में सवाल आएगा वो सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना आएगा। हमें जो इस चैप्टर में सवाल आएगा वो मशीनरी अकाउंट बनाना आएगा, पर मैं आपको पूरे का पूरा इस चैप्टर की नॉलेज देने जा रहा हूं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आगे काम आएगी। वहां पे फिर हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। चलें आगे। इस प्रोसेस को मैं पूरा समझाऊंगा आपको, इस प्रोसेस को मैं पूरा समझाऊंगा आपको। नोट कर लिया नाक्षी, Yes, sir. दक्षिता, आयुषी, सचिन? Yes, Yes, sir. sir. अब आप ये देखिए, अगर मैं जर्नल बनाऊं, ये मैं एक एक करके चीजें आपको समझा रहा हूं और एक एक का फाइनल रूल समझाता जाऊंगा मैं आपको। इधर देखिए, इधर देखो बेटा, 1/4/21 को मैंने मशीनरी परचेज करी, यस और नो, यस और नो। तो जब मैं 1/4/21 को एंट्री क्या बनाऊंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं करते बेटा, चलो आपको मैंने लिखा नहीं तो मैं लिख देता हूं कैश अकाउंट। यहां मैं यहां लिख देता हूं, चलो 10 लाख लिख लेते हैं हम। बीइंग, हम सिर्फ मशीनरी से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं यहां, हम और कोई फालतू बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात यहां तक समझ आ गई रिद्धि, मोहक, मेहता साहब? अब मेरी बुक्स कब बंद होंगी बेटा, यहां पर 31 मार्च 22 को। डेप्रिसिएशन मुझे स्टेट लाइन मेथड से निकालना है, तो मैं यहां एंट्री लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सिर्फ लिख दो चार्ज। अब बात आई अमाउंट कैसे निकालूं, अब बात आई अमाउंट कैसे निकालूं। मेरा कौन सा मेथड था, मैं यहां पे निकाल रहा हूं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ कितनी थी मेरी, 25,000, डिवाइड बाई एवरी ईयर 97,500 की डेप्रिसिएशन लगेगी, एवरी ईयर 97,500 की डेप्रिसिएशन लगेगी। आयुषी, यस और नो? यस सर। पर
पर यहां पहले रुकना पड़ेगा आपको। क्यों रुकना पड़ेगा? यहां देखिए मैंने जनरल एंट्री बनाई, यहां मैंने जनरल एंट्री बनाई, इधर देखिए। अब यहां पर आपको यह पता लग गया कि पर ईयर डेप्रिसिएशन 97,500 लगेगा, यस और नो? पर ईयर डेप्रिसिएशन 97,500 लगेगा। अब ये पर ईयर वाला लगेगा या कम लगेगा, या इस बात पे डिपेंड होगा कि मशीनरी खरीदी कब थी, मशीनरी यूज कितने टाइम करी। ये बताओ आपने मशीनरी कब खरीदी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हो, यानी कि पूरे साल आपने मशीन चाहे यूज करी नहीं करी, हम ये मानेंगे मशीनरी पूरे साल यूज करी, यस और नो मीनाक्षी? Yes, sir. राइट दक्षिता? यस सर। तो बताइए, मैंने यहां पे आपको बोला, मैंने आपको यहां पर बोला कि ये निकला है 97,500, ये क्या निकला? 97,500 डेप्रिसिएशन लिखा, क्या निकला? पर ईयर। पर अगर मैंने पहले साल में मशीन 3 महीने यूज करता, सर 4 मई 3, तो मैं 3 महीने का यूनिटरी मेथड डेप्रिसिएशन लगाता। बट यहां पर मैंने मशीन पूरे साल यूज करी, तो मैं यहां डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? 97,500, 97,500। बताओ यहां तक ये बात समझ में आ गई? सर मशीन कितने भी मंथ यूज करे डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का ही लगेगा ना? तो बेटा हाँ, डेप्रिसिएशन तो मेरी बात सुन, मैंने खरीदी कब थी दक्षिता? ये 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से गिनती कर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने यूज करी कि नहीं करी? यस सर, पूरा तो ईयर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? यस सर। माधव यस और नो? मेरी बात समझ में आ गई? ये मेरी बात खत्म हुई यहां पर। ये तो था मेरा डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री। अब मैं डेप्रिसिएशन की चैप्टर की बात करता हूं। अब अगर मैं यहां पर जो मेरे को पेपर में आना है वो क्या बनानी है, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, मैं खाली फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। ये मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, ये मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया बेटा, लेजर बनाया मशीनरी अकाउंट का। मैंने मशीनरी अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाया। रिद्धि यस और नो? ये क्या लिखूंगा? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, Sir, journal folio. JF, अमाउंट इन रुपीस, डेट, तो ये बताओ पहली एंट्री जब मैंने जनरल की, देखो आपके पास बनी हुई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मैं खाली इसी की एंट्री बना रहा हूं। 1/4/21 की क्या लिखूंगा? 2 बैंक अकाउंट, या मैंने अभी कैश और बैंक अकाउंट का लेजर नहीं बनाया। अब 31/3 को मैंने एक एंट्री और पास करी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। आयुषी यहां तक समझ आ गया? यस सर। अब आपका यहां पर ये बैलेंस बचेगा कि नहीं बचेगा? बाय बैलेंस गधे सीडी होता है। भूल गया था, क्यों भूल गया था? ये आपकी बताइए फर्स्ट ईयर की बुक्स बन गई कि नहीं बन गई? और ये 1/4/22 का आपके पास बाई बैलेंस BD 9,02,500, ये बताओ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ यहां तक ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इनाक्षी, दक्षिता, Yes, ma'am. यस सर। गुरांग, Yes, sir. सचिन, आनंद, Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? शिवम, सरीन, अब यहां पे देखो मैं नोट कराता हूं। एक तो बात थी ये वाली, अब दूसरा मशीनरी से रिलेटेड कौन सा अकाउंट बनेगा? गढ़े मशीनरी तो बना दिया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, कब हो रहा है? 31/3, क्या लिखूंगा? 2, मशीनरी अकाउंट 97, और ये खर्चा है, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं किए जाते, ये ट्रांसफर कहाँ होते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। बट अब हम थोड़ा सा और लेके जाते हैं, तो ये हमारा 31/3/22 को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? बाय ट्रेडिंग एंड, ये बताओ 97,500, ये बराबर हो गया कि नहीं हो गया? दक्षिता, ये भी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यहां तक ये बात समझ में आ गई। और हम इस दिन क्या बनाते हैं? हमने एक ये लेजर बनाया। अब हम 19वें चैप्टर में सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। 19वें चैप्टर में सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज एट विच डेट? 31 मार्च 22, 31 मार्च। तो आप, ये मेरी मशीनरी एक एसेट है, ये वाली मेरी साइड क्या होती है? एसेट साइड, और ये वाली साइड कौन सी होती है मेरी? और बैलेंस शीट आपकी क्या होती है? एक पोजीशनल स्टेटमेंट होती है, इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आता, ये एक स्टेटमेंट है। तो मैं जब 31 मार्च 2022 का स्टेटस निकालूंगा, तो इधर देख बेटा, इधर देखो बेटा, ऑनलाइन वालों इधर देखो, तो मैं यहाँ मशीनरी कितनी लिखूंगा? यहाँ पर 10 लाख की, लल्लो पहले ऐसे लिखूंगा 10 लाख की, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 97,500। तो यहाँ पर जो मैं आउटर में वैल्यू लिखूंगा वो क्या होगी? 9 लाख, ये कितनी थी यार? 9,02,500। ये आ गई कि नहीं आ गई? और इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इनाक्षी, आयुषी, Yes, sir. ये मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट था? कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रहा था, पढ़ाया था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। Yes, sir. अब रहा मैचिंग की बात। सर मैचिंग की बात भी तो हुई थी। सर मैचिंग कहाँ गया? मैचिंग कहाँ उड़ गया? बताइए। ये 97,000 आपने खर्चे में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? तो ये कॉन्सेप्ट किसको फॉलो कर गया? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर गया। तो जो ये स्टेटमेंट आपको यहां दिखा रहा था, ये प्रूव कर दी कि नहीं कर दी? ये प्रूव कर दी कि नहीं कर दी? द कैलकुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन बेस्ड अपॉन द टू अकाउंटिंग। द फर्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल, जो हमने बैलेंस शीट में दिखाई, और जो मैचिंग प्रिंसिपल हमने कहा दिखाया? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। बताओ मेरी बात यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई? आयुषी, इनाक्षी, अरे बोल दो भाई कुछ, तभी Yes, क्लास ओवर sir. करेंगे। आयुषी, Yes, sir. बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इनाक्षी, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. दक्षिता, यस सर, समझ आ गया। गुरांग, Yes, sir. सचिन, मेरे आनंद, यस सर। वाह, ये हुई ना बात। तो आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे। अगली क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। थ्योरी पार्ट हमने काफी कर लिया। धन्यवाद। हैं, क्या कह रहा है तू? हाँ, अगली क्लास में